एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज के वीडियो के अंदर हम बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिक्स साइंस की यूनिट 7 करने वाले हैं, स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट से लेकर हमारी डेवलपमेंट की क्या, विकास करने की क्या दर रही है इंडिया की, वो चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। तो सबसे पहले आपका जो टॉपिक आता है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस वाले दिन जो क्या था, इंडिपेंडेंस वाली रात को क्या था, तो 1415 जो मिडनाइट होती है उस समय के हमारे जो जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक भाषण दिया था, ट्रस्ट विद डिग्निटी। तो इसके अंदर उन्होंने बोला था कि किस प्रकार से हम ट्रस्ट करते हैं अपनी डिग्निटी पर, अपनी जो हमारी इच्छा होती है उस पर हमने विश्वास रखा और आज हम क्या है आज़ादी पाई। तो उन्होंने इस भाषण में ये बात बोली थी और उसके साथ ही उन्होंने बोला था कि हम क्या है अपनी इंडिपेंडेंस के साथ क्या करेंगे, अपनी जो देश के नेशन बिल्ड करेंगे अच्छी तरीके से और सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे इंडिया का। तो इसके लिए क्या है, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो सबसे पहले हमें क्या है, मार्केट वगैरह जो हमारे व्यापार से रिलेटेड जो काम है उसको उठाना पड़ेगा। लेकिन जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था, जो मार्केट था बिल्कुल क्या है ठप हो चुका था, कोई भी उसकी जीरो स्टेज पर था वो, ठीक है। तो इसलिए क्या है, नई नई पॉलिसीज लेके आनी थी गवर्नमेंट को, जिससे कि वो क्या अपनी सोशल और इकोनॉमिक रूप से उठ सके। तो इसके लिए इंडिया के पास दो चारे थे, एक तो वो या तो सोशलिस्ट या कैपिटलिस्ट अपनाए। तो वर्ल्ड में क्या है, सभी जो लोग हैं या तो सोशलिस्ट अपना रहे थे या कैपिटलिस्ट अपना रहे थे। तो इंडिया को इन दोनों में से एक अपनानी थी। यूएसएसआर था वो सोशलिस्ट को मानता था। सोशलिस्ट क्या होता है, जो साम्यवादी होती है, जिसके अंतर्गत क्या है सारा जो काम होता है वो सरकार के अंदर आता है और सारी सरकार जो कहेगी वही करना होगा। यूएसएसआर ने सोशलिस्ट अपना रखी थी, वहीं यूएसए ने कैपिटलिस्ट अपना रखी थी। ये दो मॉडल है। तो यूएसए ने कैपिटलिस्ट अपना रखी थी। कैपिटलिस्ट के अंदर क्या था, जो काम होगा वो क्या है सभी लोग अपनी मर्जी से कर सकेंगे, तो ये था। तो इंडिया को या तो ये अपनाना था या ये अपनाना था। तो ज़्यादातर जो लीडर थे उस समय इंडिया के अंदर, ज़्यादातर क्या सोशलिस्ट को मान रहे थे कि क्या है सभी जो काम है वो गवर्नमेंट के अंडर होगा और सारे लोग ऐसे काम करेंगे। लेकिन हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं वो भी क्या है सोशलिस्ट को बोल रहे थे कि सोशलिस्ट है। लेकिन इंडिया ऐसे तो नहीं है कि वो सारा काम एक सरकार के अंदर, तो हमारी एक पूरी विभिन्नता वाली जो कंट्री है, इसलिए क्या है हमारी इंडिया ने क्या करा, एक इंडियन दूसरा मॉडल लेके आया, एक मिक्स इंडिया। तो मिक्स इंडिया एक मॉडल था जिसके अंदर क्या था, इंडिया ने सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट को मिलाकर एक काम करा। इसके अंदर क्या होता है, मिक्स इंडिया के अंदर एक दो मॉडल थे ना, इन दोनों से अलग हटके काम करा उसने मिक्स इंडिया करके। तो उन्होंने मिक्स इंडिया के अंदर क्या था, जो गवर्नमेंट होगी कुछ काम तो गवर्नमेंट के अंदर आएंगे और कुछ क्या है लोग अपने इंडिपेंडेंट हो गए कुछ काम कर सकेंगे। तो हमने मिक्स अपना, नहीं तो गवर्नमेंट ज़्यादा हाथ लेगी, नहीं पूरी हमारी जो पब्लिक है वो काम करेगी। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या मिक्स इकोनॉमिक करके अपनाया मॉडल, ठीक है। क्या होता है मिक्स इंडिया, स्टेट वुड कंट्रोल मेजर मीन्स ऑफ प्रोडक्ट, जो स्टेट होगी वो प्रोडक्शन पर अपना काम करेगी, कंट्रोल रखेगी। प्रोवाइड इम्पिटेंस टू द पब्लिक सेक्टर थ्रू इन्वेस्टमेंट एंड रेगुलेशन ओवर ट्रेड, तो कुछ पब्लिक को क्या देगी, इन्वेस्टमेंट देगी, सब्सिडीज दे देगी, जिससे कि वो भी अपना अपलिफ्टमेंट कर सके। तो इससे आपको समझ आया कि मिक्स इंडियन इकोनॉमी क्या होती है। हमने ये तो अपना लिया था, एक नया मॉडल अपनाया था हमने मिक्स करके। तो इससे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, तो हमारी जो प्लानिंग हमने ये तो अपनाना है, लेकिन प्लानिंग करके चलना पड़ेगा ना, हमें क्या करना है अपनी इंडिया को इकोनॉमिक रूप से उठाने के लिए। तो इसके लिए इंडिया के अंदर बैठी 1938 में, जो एंड हो रहा था 1938 का, 1939 के पहले और हमारे एंड ऑफ 1938 के एंड में हमारी एक कमेटी बैठी, नेशनल प्लानिंग कमेटी। तो उसने क्या करा, तो इसके चेयरमैन थे नेहरू जी, और इसके बात बोली गई थी हम एक प्लानिंग कमीशन बनाएंगे, जो कुछ भी काम होगा कुछ भी होगा सारा कुछ प्लानिंग कमीशन करेगी, कोई भी हमारी इकोनॉमिक रूप से उठाने के लिए प्लानिंग कमीशन बनाई जाएगी। तो ये बात कही गई थी इस 1938 के अंदर, ठीक है। एक कमेटी बैठी थी नेशनल प्लानिंग कमेटी, जिसके हेड कौन थे, नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या बात बोली गई थी, इसके अंदर बोली गई थी कि स्टेट कंट्रोल, जो स्टेट है वो कंट्रोल करेगी इंडस्ट्री वगैरह से रिलेटेड जो भी सामान होंगे, मिनरल्स हो गए, रेलवे से, वाटरवे से, जो भी काम होगा वो स्टेट कंट्रोल करेगी। एग्रीकल्चर इज इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करेगा, एग्रीकल्चर। ये क्या है नेशनल प्लानिंग कमेटी के अंतर्गत ये बात बोली गई थी, ठीक है। दी प्लानिंग शुड अपलिफ्ट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल, जो प्लानिंग कमीशन आएगा वो क्या करेगा, लोगों का जीवन स्तर है वो उठाएगा। तो ये बात बोली गई थी। तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है ना, ये आप एक मिनट बुक को और जरूर रीड कर लेना, ठीक है। इसके बाद आपको अच्छी तरीके से पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, इंडिया के पास एक गांधीयन मॉडल भी था, जो कि लोगों को ये भी
काम करना था, गांधी जी की जो मॉडल था वो देखते हैं। तो ये तो नहीं थे जो गांधी जो जी थे वो इकोनॉमिस्ट थे, नहीं, वो एक नॉर्मल से एक लॉयर थे। उनके उनके अंदर ये इतने सारी, उन्होंने क्या सारी चीज़ें देखी, वर्ल्ड में लोगों को देखा, इंडिया में क्या क्या चीज़ें दिक्कत हो रही थी, इसलिए उन्होंने एक स्टेट एक गांधीयन मॉडल दिया। उसके अंदर क्या आता है, जो रूलर जो डेवलपमेंट करेंगे, जो रूलर क्या होता है, जो गरीब जो गांव के जो लोग होते हैं, उन्हें वहाँ पर क्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो छोटी मोटी क्या इंडस्ट्री लगाएंगे, एग्रीकल्चर इनोवेशन एंड डेवलपमेंट करेंगे, एग्रीकल्चर से ज़्यादा ध्यान देंगे। तो गांधीयन मॉडल ये था, जिसमें से जेसी कृपा है वो ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं और वो बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, प्लानिंग कमीशन क्या करेगी, जो रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन करेगी, जो रूरल वगैरह जो एरिया है वहाँ पर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, ठीक है। चौधरी चरण सिंह भी बोलते हैं कि एग्रीकल्चर को भी हम उठाएंगे। तो आप देख सकते हो गांधी मॉडल भी अच्छा काम कर रहा था, ठीक है। तो ये सारी बातें बोली गई थी उस कमेटी के अंदर, ये बात याद रखना, ठीक है। उसके साथ ही एकदम किससे क्या होता है, बॉम्बे प्लान आ जाता है। बॉम्बे प्लान क्या था, तो बॉम्बे प्लान कुछ नहीं था, जो इंडस्ट्री से रिलेटेड जो सभी जो उद्योगपति थे वो आके इंडियन गवर्नमेंट से ये बोलते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा, क्योंकि 1944 में वो बोलते हैं ना, तो वो बहुत सारे इंडस्ट्री उद्योगपति आते हैं और बोलते हैं कि 1944 में आते हैं और बोलते हैं जबकि इंडिया आज़ाद हो जाएगा 1947 में, तो उसके बाद क्या है, आप ज़्यादातर उद्योग पे इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ध्यान दोगे। तो ये बात भी, तो इंडिया के ऊपर ये बर्डन आ चुका था कि हम प्लानिंग कमीशन में क्या क्या करेंगे, उनको एग्रीकल्चर में भी डेवलप करना है, उन्हें इंडस्ट्री भी करनी है, गांधीयन मॉडल है उसको भी अपनाना है, उसके साथ ही बॉम्बे प्लान भी आ चुका था। तो बहुत सारे लीडर है वो बोल रहे थे इंडस्ट्री वगैरह करेंगे और कुछ लीडर बोलते हैं एग्रीकल्चर। तो एक प्लानिंग बन रही थी ना इसको लेकर, तो इसलिए क्या है, अलग अलग कमेटी ने ये करा, जिसके बाद क्या हमारी प्लानिंग कमीशन बनी, प्लानिंग कमीशन बनकर तैयार होगी। तो प्लानिंग कमीशन 1950 में बनकर तैयार हुई, जिसके अंदर कौन थे, मार्च 1950 में बनकर तैयार हुई, जिसके हेड थे हमारे चेयरमैन थे और 6 मेंबर थे, 6 उसके अंडर मेंबर थे। तो हेड कौन होंगे, चेयरमैन होंगे, वो पीएम होंगे और उसके 6 जो डिप्टी कमिश्नर 6 होंगे, ठीक है, जो फुल टाइम काम करेंगे प्लानिंग से रिलेटेड, हमारी इकोनॉमिक और सोशल रूप से उठाने के लिए लोगों को, तो प्लानिंग की जाएगी, ठीक है। बजट फिक्स बाय द प्लान फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। तो प्लानिंग कमीशन का क्या सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि जो प्लान तैयार करेगी 5 सालों के लिए, जैसे आप 5 ईयर प्लान देखते हो तो हर 5 साल के लिए एक वो बजट लेके आएगी और उसके अकॉर्डिंग वो अपना विकास करेगी कि हमने 5 सालों में ये काम करना है। तो ये था प्लानिंग कमीशन का, ये काम था कि बजट वगैरह, हमें इतना पैसा हमारे पास और इतने पैसे को हमें 5 सालों के लिए यूज़ करना है, इकोनॉमिक रूप से सभी के अपलिफ्टमेंट हो सके, लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो सके, इसके लिए बात की गई थी। तो इसके अंदर आपको पता है प्लानिंग कमीशन ने ये बोला था। तो रिसोल्यूशन फॉर प्लानिंग कमीशन, आपको क्या क्या काम करना है उसको, ठीक है। जैसे कि आपको पता है हमारे देश के अंदर फंडामेंटल राइट एंड डीपीएस पे, फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, तो आपको पता है जो हमारे वेलफेयर के लिए काम करते हैं, पॉलिटिक रूप से हमें उठाते हैं, वही डीपीएस भी होते हैं हमारे, क्या करते हैं, हमारे सोशल और हमारी इकोनॉमिक रूप से उठाते हैं। तो इसके लिए फंडामेंटल राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए हैं, जिसके अंदर हमारे वेलफेयर के बारे में बात करते हैं, इकोनॉमिक पॉलिटिकल और सोशल रूप से एक व्यक्ति को उठाना है हमें। तो इसके लिए प्लानिंग कमीशन का ये काम होगा, जो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को देखते हुए कि हैव टू राइट टू एन एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, सभी को जीवन स्तर है जो अच्छी तरीके से 3 टाइम का जो खाना होता है, नॉर्मल 3 जो बेसिक नीड होते हैं वो फुलफिल हो उसके हर एक किसी व्यक्ति को, तो ये एक लाइवलीहुड अच्छी तरीके से जी सके। तो ये काम था प्लानिंग कमीशन का करने का। ओनरशिप एंड कंट्रोल, जो रिसोर्सेज हैं जो एक जगह ना आ जाए, जैसे आपको पता है इंडिपेंडेंस से पहले क्या था, जो ब्रिटिश लोग क्या कर रहे थे, उनके हाथ में रिसोर्स था, वो सब कुछ चाह रहे थे, वो हो रहा था, लेकिन जो रिसोर्स है वो कंट्रोल किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में ना रहकर सभी लोगों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, कभी अमीर अमीर ना हो जाए और गरीब गरीब ना हो जाए। इसके लिए क्या वो कंट्रोल करेगी कि जो रिसोर्सेज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो लोगों की जो जीवन स्तर है वो भी उठाना है। आप देख रहे हो कि किस प्रकार से उसको अलग अलग काम करने हैं, किसको, प्लानिंग कमीशन को, सभी को एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड जीना है, रिसोर्सेज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, लोगों को स्टैंडर्ड लिविंग जीना है, इस तरीके से काम करने हैं उसको, ठीक है। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को देखते हो, ठीक है। प्लानिंग कमीशन विल, प्लानिंग कमीशन को ये तो उसका काम है कि उसको क्या करना है, वो ऐसे कैसे काम अपना पूरा तरीके से कर पाएगी। तो सबसे पहले प्लानिंग कमीशन है, तो प्लान करना है कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, तो किस चीज़ से वो प्लान करेगी। सबसे पहले मेक ए असेसमेंट ऑफ ए मटेरियल, तो जो भी मटेरियल है उस पर असेसमेंट बनाना पड़ेगा कि अब की बार हमें किस पे
हमें अपलिफ्ट करना है, जैसे कि आपको इंडस्ट्री से करना है, एग्रीकल्चर से करना है, आपको आर्मी में अब की बार ज़्यादा 5 ईयर प्लान में ज़्यादातर आपको बजट देना है, तो ये सारा पहले असेसमेंट बनाएगी वो। फॉर्मेट ए प्लान फॉर द मोर इफेक्टिव, जो अफेक्टिव वे से जो काम है अच्छी तरीके से हो सके, इसलिए एक प्लान बनाएगी, फॉर्मेट करेगी। ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी डिफाइन द स्टेज ऑफ द प्लान, जिस चीज़ की प्योरिटी अब ज़्यादा है, जैसे कि आज के टाइम में हम देख लें इंडस्ट्री वगैरह की प्योरिटी ज़्यादा है, तो इस वजह से इंडस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, टेक्नोलॉजी पे दिया जा रहा है, तो इस चीज़ की प्योरिटी ये देखेगी ना अपनी सराउंडिंग में, क्योंकि आप देख रहे हो 19 का टाइम है, 1950s का टाइम है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमारा देश अभी आज़ाद हुआ, इकोनॉमी लो, सबसे पहले हम किसको देखें, एग्रीकल्चर की ओर देखें, तो वो प्योरिटी देखनी है सबसे पहले, ठीक है, ये बात है उसको करनी है। Determine the nature of machinery which will be securing the सक्सेसफुल इम्प्लीकेशन ऑफ द ईच स्टेज ऑफ प्लान, तो वो सक्सेसफुली देखेंगे कौन सी ओर से हमें सक्सेसफुल मिल रहा है कोई प्लान करने से। 5 साल के लिए प्लान तो बनाया उसने, अलग अलग प्रोग्राम पॉलिसीज लेके आएगा 5 ईयर प्लान के अंदर, तो देखना है कि कौन सी स्टेज में वो पास हो रही है, तो ये करेगी। इवोल्यूशन फ्रॉम टाइम टू टाइम द प्रोग्रेस अचीव्ड, तो वो प्रोग्रेस होती है वो अचीव्ड कहाँ तक हुई है, हमें कहाँ तक प्राप्त हुई है, ये देखने का काम क्या है प्लानिंग कमीशन ये भी करती रहेगी। एग्जामिनेशन ऑफ द स्पेशल प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम हमारी दिखाई दे रही है उसको सॉल्यूशन काम करने का भी किसका है, प्लानिंग कमीशन का है। फंक्शन ऑफ नेशनल काउंसिल, जो नेशनल काउंसिल होती है, जो हमारी राष्ट्रीय परिषद होती है, उसका भी तो कुछ काम होगा, प्लानिंग कमीशन थोड़ी करेगी सारा काम, कुछ काम फंक्शन क्या है हमारे नेशनल काउंसिल के भी होंगे, तो उस काउंसिल का क्या काम करना होता है, रिव्यू द वर्किंग ऑफ नेशनल प्लान फ्रॉम द टाइम टू टाइम, कि रिव्यू करते रहेगी जो प्लान बनाया गया है प्लानिंग कमीशन द्वारा वो ठीक तरीके से काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये काम किसका होता है, नेशनल काउंसिल का होता है देखने का, ठीक है। टू कंसिडर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी अफेक्ट नेशन डेवलपमेंट, तो कौन से क्वेश्चन उठ रहे हैं इकोनॉमिक से लेकर क्या इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, ये सारे कंसिडर करने का काम नेशनल काउंसिल का होगा। टू एंश्योर बैलेंस एंड रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द ऑल पार्ट ऑफ कंट्री, ये ना रह जाए कि हमारी एक कंट्री का जो पार्ट है, हमारा वेस्ट पार्ट है, वो सारा इकोनॉमिक रूप से सोशल रूप से उठ रहा है, लेकिन हम देखें साउथ में और इस साइड हमें बिल्कुल इकोनॉमिक लो, ये ऐसा ना हो, वो हर जगह हमारी रैपिड अच्छी तरीके से बहुत जल्दी से क्या है इकोनॉमिक डेवलप हो सके, ये सारे कॉर्नर में होना चाहिए हमारी इंडिया के, ना कि एक पार्ट तक रह जाए। ये किसका काम होता है देखने का, नेशनल काउंसिल का होता है देखना। जिसके बाद क्या नेशनल काउंसिल आपने देख लिया, प्लानिंग कमीशन है वो किस तरीके से काम करेगी, तो प्लानिंग कमीशन 1950s में बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन क्या होता है एकदम से जब हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट आती है 2014 में, नीट उसको क्या प्लानिंग कमीशन को चेंज कर दिया जाता है, जो प्लानिंग कमीशन 1950s के टाइम पीरियड में बनी थी, जिसके टाइम क्या हमारी इकोनॉमिक रूप से कुछ और सिचुएशन थी इंडिया की, लेकिन अब क्या 2014 आ चुका, अब अलग चीज की दिक्कत है। पहले हमें एग्रीकल्चर अपनी मार्केट रूप से हमें अपलिफ्ट करना था, लेकिन अब क्या हमें हमें जो वर्ल्ड में क्या आगे निकलना है, ये बात हो रही है। तो इसके लिए जो हमारी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जब गवर्नमेंट आई 2014 में, तो उन्होंने बोला कि प्लानिंग कमीशन है वो अब प्लानिंग कमीशन नहीं रहेगा, अब उन्होंने 2015 में जनवरी के नीति आयोग नाम रख दिया, प्लानिंग कमीशन का क्या नाम रखा, नीति आयोग रख दिया, ये मानो इसका उत्तराधिकारी है ये, ठीक है, नीति आयोग, ठीक है। प्लानिंग कमीशन का नाम अब क्या चेंज कर दिया उन्होंने, नीति आयोग, क्योंकि प्लानिंग कमीशन का काम क्या था, कुछ और था, उसमें हमारी सिचुएशन कुछ और थी इंडिया की, लेकिन नीति आयोग जब बनाया अब हमें हमारी सिचुएशन अलग है इंडिया की, तो इसके लिए, ठीक है। हैंस इट इज वॉज ए एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनली बॉडी क्यों है, क्योंकि ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई है, तो इसलिए क्या ये हमारी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन से अलग एक बॉडी है ये नीति आयोग, ठीक है। The Niti Aayog is the forecast policy of think tank of a government provide both direction and the policy inputs. तो हमारी जो नीति आयोग होती है थिंक टैंक की तरह काम करते हैं। थिंक टैंक मतलब कि जो हमें थिंक करना है कि हमें क्या सिचुएशन है इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर क्या सिचुएशन है, उसको सोच समझ कर हम अपनी अपलिफ्ट करेंगे चीज़ों को। जिस प्रकार वो देखेगी इंडिया के अंदर ये सिचुएशन की कमी आ रही है तो हमें वो काम करना है, ये थिंक टैंक का काम करते हैं हमारी नीति आयोग। तो बेसिकली प्लानिंग कमीशन की तरह ही काम कर रही है, बट ये आपकी बार थोड़ी सिचुएशन है वो चेंज हो चुकी है, ये याद रखना, ठीक है। तो जो नीति आयोग हमने देखा था प्लानिंग कमीशन के अंदर क्या था, प्लानिंग कमीशन के अंदर सिर्फ कौन कौन थे, एक हमारे पीएम थे और 6 उसके डिप्टी कमिश्नर थे, तो ये थे। लेकिन अब नीति आयोग के अंदर कौन कौन है, चेयरमैन है हमारे नरेंद्र, जो अब की बार जो पीएम होंगे, जैसे कि अब की बार तो कौन है, नरेंद्र मोदी है, यदि कोई और गवर्नमेंट आ जाती है तो वो उसके चेयरमैन होंगे, तो अब के टाइम में नरेंद्र मोदी हैं वो इसके पीएम है।
गवर्निंग काउंसिल है, जो कि गवर्निंग काउंसिल कौन होते हैं, जो हमारी हर एक जो स्टेट है, स्टेट हो गई या हमारी यूनियन टेरिटरी होगी, उनके जो सीएम होते हैं इसके काउंसिल के गवर्निंग होते हैं, ठीक है। दिल्ली और पुडुचेरी के जो लेजिस्लेचर होते हैं वो इसके अंडर आते हैं। कौन? नीति आयोग के हेड कौन होते हैं? पीएम होते हैं। इनके किसी अंडर आ रहे हैं नीति आयोग के, ठीक है। रीजनल काउंसिल भी होती है, जो 2 और मोर स्टेट होते हैं वहां पर गवर्नमेंट बना लेती है, तो वो भी इसके अंदर काम करती है। रीजनल काउंसिल का मतलब है कि एक स्टेट में क्या अलग गवर्नमेंट होती है ना, तो वो भी किसके अंदर आएगी? हमारी नीति आयोग के अंदर काम करेगी। वाइस चेयरपर्सन कौन होते हैं? ही इज अपॉइंटेड बाय द पीएम, इंजॉय द कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये इंजॉय करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर की पोजीशन, और उसके साथ ही ये पीएम द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। कौन? वाइस चेयरपर्सन, ठीक है, ये याद रखना। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या होता है? ये ऑफिसर ही तो ये क्या हमारे पीएम द्वारा चुने जाते हैं, उसके साथ ही इनका फिक्स टाइम पीरियड होता है, और ये सेक्रेटरी का काम करते हैं, ठीक है। ये इनका काम होता है। बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि हमें एग्जाम में ये लिख के आना है। तो ये बस छोटा बॉक्स बनाना अच्छी तरीके से, और यहाँ पर क्या लिखना है, जो उनकी पोजीशन है, कौन होते हैं, गवर्निंग होते हैं, फिर उनके कौन हेड होते हैं, वो लिखना है इसके साथ में, ठीक है। ऐसे बॉक्स बना के आप लिखा करो आंसर को, ठीक है, अच्छा इफेक्ट लगता है टीचर को, ठीक है। रोल ऑफ स्टेट इन प्लानिंग, तो हमारी स्टेट की क्या प्लानिंग है? स्टेट का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि हमारा एक पूरा राज्य, नहीं, ये हमारी पूरी इंडिया। स्टेट का मतलब यहाँ पर इंडिया। तो इंडिया क्या प्लान करती है कि हमें सभी लोगों का, जैसे कि मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि सोशल और इकोनॉमिक डेवलप करना है, लोगों की पॉवर्टी खत्म करनी है, वेल बींग पीपलों को बनाना है, अच्छी तरीके से डेवलप करना है। और पहले लोगों का जो शोषण होता था, क्योंकि ब्रिटिश लोग इंडिया को इंडिया नहीं मानते थे, वो अनदर कंट्री मानते थे, लेकिन इंडिया वाले पीपल को तो पता है, हमारे जो पीएम होते हैं, जो हमारे सीएम होते हैं, वो सभी को पता है हमें अपनी इंडिया को उठाना है। तो इस हमने ये तो देख लिया रोल ऑफ स्टेट इन प्लानिंग। तो इसमें क्या, हमारा जब प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन में स्टार्टिंग में मैंने बोला था 5 ईयर प्लान को देखना होता था, बजट वगैरह। तो 5 ईयर प्लान को देखते हैं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या था, सेकंड में क्या था, थर्ड में क्या था, ये प्लानिंग देखते हैं, जो कि हमारी प्लानिंग कमीशन ने, पहले मैंने बताया ना, यहाँ पर फिक्स जो टाइम पीरियड होता था उसमें 5 ईयर में क्या बजट वगैरह तैयार करना है, तो ये काम होता है। तो देखते हैं, सबसे पहले 5 ईयर प्लान बनाया गया था प्लानिंग कमीशन द्वारा। वो क्या था? ये 1951 में बना था 1956 तक, मतलब 5 साल का ही टाइम पीरियड होता है गवर्नमेंट का, और वो अपने अकॉर्डिंग ही काम करेगी 1951 से लेकर 1956 तक। ये होते हैं इस समय, कौन होते हैं? हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं, वो बनाते हैं। तो ये उनके टाइम पीरियड में बना था, ठीक है, 5 ईयर प्लान। तो के एंड राज है, ये इकोनॉमिस्ट होते हैं, ये ड्राफ्ट करते हैं इस प्लान को कि हमें अब की बार किसके ऊपर ध्यान देना है। तो के एंड राज होते हैं, वो क्या बोलते हैं कि हमें एग्रीकल्चर सेक्टर की ओर अब की बार 5 ईयर प्लान में ध्यान देना है, क्योंकि पहले लोगों को पता था कि सबसे पहले हमें एग्रीकल्चर की ओर ध्यान देना है, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो जनसंख्या है इंडिया की वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। तो सबसे पहले हम एग्रीकल्चर को डेवलप करेंगे, हम डैम बनाएंगे, इरिगेशन करेंगे, और जो लोगों को फंड वगैरह भी देंगे कि वो एग्रीकल्चर करें। बहुत सारे डैम में बकड़ा भाखड़ा नंगर डैम बनाया गया था, जो कि एग्रीकल्चर के लिए, उनके लिए हेल्प करेगा, इसलिए बनाया गया था। तो आप देख सकते हो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने एग्रीकल्चर की ओर ध्यान दिया था, जो के आर राज ने जो ड्राफ्ट किया था ये प्लान, ठीक है। और इसके लिए, इसके अंडर आपने देख लिया 5 ईयर प्लान के अंदर ये था। और भी चीजें थी, जैसे लैंड रिफॉर्म जैसे पहले के टाइम में जब ब्रिटिश लोग हम पे राज करते थे, तो उन्होंने क्या था, जमींदारी सिस्टम, मालवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम, ये बहुत सारे सिस्टम बना रखे थे, जिसके अकॉर्डिंग क्या वो हमसे टैक्स लेते थे। लेकिन अब क्या है, जो ये तीनों सिस्टम क्या है, इंडिपेंडेंस होने के बाद हमारी जो गवर्नमेंट ने अबोलिश कर दिए, बोला कि ये कोई भी प्लान है वो नहीं रहेंगे, कोई भी जमींदारी सिस्टम, मालवाड़ी, जो रैयतवाड़ी सिस्टम है, ये बिल्कुल नहीं रहेंगे। जो जमींदार बिल्कुल ही हटा दिए थे, कोई भी जमींदार नहीं रहेगा, मिडल मैन नहीं रहेगा। ये सारी लैंड फॉर्म रिफॉर्म हुआ, तब वो बनाया गया। तो इसके अंदर क्या था, जो जमींदारी एक्ट लेके आ गए, जो लैंड के रिफॉर्म के लिए था, कि सभी जो लोग हैं इक्वल है, कोई भी जमींदार वगैरह मिडल मैन ये कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये लैंड रिफॉर्म आया और हमारी इंडिया गवर्नमेंट ने ये करा। तो ये 1951 में आया था ये भी, ठीक है। ये देख रहे हो ना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या क्या हमें देखने को मिल रहा है। सेकंड है, इसी के अंडर हमें 5 ईयर प्लान के अंदर, तो 5 ईयर प्लान तो ये था कि हमें एग्रीकल्चर की ओर ध्यान देना। उसके साथ ही अलग अलग प्रोग्राम पॉलिसीज तो बन रही थी ना 5 ईयर प्लान में, जैसे कि एक और बनाई गई कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो कम्युनिटी का, हमें पूरी सोसाइटी का डेवलपमेंट करना है।
इकोनॉमिक एज वेल सोशल, जो कि पहले ये था कि हमें इकोनॉमिक उठानी है, इकोनॉमी के साथ साथ हमें क्या अपनी सोसाइटी में जो हमारी सोशल जो सामाजिक रूप से सभी लोगों को उठाना है, ये बात बोली गई थी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर। ये 1952 को बनी थी, ठीक है। तो आप फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। ये आएगा क्वेश्चन की आपको बतानी है 5 ईयर प्लान क्या था, प्लानिंग कमीशन आएगा ना कि प्लानिंग कमीशन क्या था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सारे ये जितने भी मैं बता रही हूँ वो अच्छी तरीके से लिख के आनी है, ठीक है। अब सेकंड 5 ईयर प्लान था, ये 1956 से लेकर 1966 तक बना था, जिसके अंदर जो कि बनाया गया था पीसी महानोबिस ने बनाया था ये प्लान। और इसके अंदर पीसी महानोबिस ने बोला था कि हम क्या करेंगे, अब की बार क्या है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जो हमारी इंडस्ट्री वगैरह है उन पे उनका विकास करेंगे सेकंड 5 ईयर प्लान में। जो कि हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था जो कि हमें धीरे धीरे विकास करा था, ये बात बोली गई थी। लेकिन सेकंड 5 ईयर प्लान में ये बोला गया था कि अब की बार जो हम डेवलपमेंट करेंगे वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से करेंगे, हम इंडस्ट्री वगैरह का जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से करेंगे, जिसके अंदर हमें रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, हमारी स्टील मशीनरी, कम्युनिकेशन, ये सारी कुछ चीज़ों को उठाना है, इंडस्ट्री वगैरह करनी है, ठीक है, ये बोली गई थी। उसके साथ साथ ये थोड़ी कि सेकंड 5 ईयर में इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी पॉलिसीज भी बनाई जा रही थी, जैसे कि 1956 में अडोप्ट किया गया था इंडस्ट्री पॉलिसी सॉल्वेशन, ठीक है। कंट्रोल बाय द स्टेट, जो स्टेट है वो कंट्रोल करेगी, ये नहीं कि आप एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हो और आप इसको कंट्रोल करें, नहीं, स्टेट होगी वही इस पर कंट्रोल करेगी। इंडस्ट्री साथ ही नो इंडस्ट्री विदाउट लाइसेंस, कोई भी लोग इंडस्ट्री वगैरह सेटअप नहीं कर सकता विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, से कोई भी परमिशन लिए बिना कोई भी अपनी इंडस्ट्री वगैरह सेटअप नहीं कर सकता। सबसे पहले जिसके पास लाइसेंस होगा गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया वही इंडस्ट्री वगैरह सेटअप कर सकेगा, ये बात बोली गई थी इसके अंदर। फोकस ऑन डोमेस्टिक इंडस्ट्री वगैरह पे, डोमेस्टिक जो हमारी इंडस्ट्री है उस पर ध्यान दिया गया था इसके अंदर। उसके साथ ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उन्हें बोला जाता है जो हमारी रूरल एरिया में जो इंडस्ट्री वगैरह नहीं होती उनमें बोला गया था। 1956 में बोला गया था, रूरल डेवलपमेंट आया था प्रोग्राम, प्रोटेक्शन प्रोवाइड टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फ्रॉम लार्ज। तो जो हमेशा से आपको पता है जो कि लार्ज जो इंडस्ट्री होते हैं वो शोषण करती आती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, तो इसमें उनकी प्रोटेक्शन दी गई थी। किन को प्रोटेक्शन दी गई थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो कि रूरल एरिया में होती है, किनसे, जो लार्ज इंडस्ट्री होते हैं उनसे, ठीक है। रिड्यूस इंपोर्ट, तो इस इंपोर्ट वगैरह पे हमें रिड्यूस करना है। क्यों, कैसे करा गया था, जो हम दूसरे देश से जो सामान लेते थे हम इस पर ना बहुत टैक्स लगा देते थे स्टेट, तो अब क्या लोग ये बोलेगा कि उधर से मुझे इतना महंगा सामान मिल रहा है, इससे अच्छा तो मैं क्या करूँ अपने ही देश से सामान खरीदूँ, थोड़ा बहुत सस्ता मिल जाएगा। जैसे कोई भी सामान है 50 रुपये का आता था तो इंडिया गवर्नमेंट उस पर 30% और पैसे लगा देती थी और बोलती थी कि ये इतना महंगा 80% हो रहा है लोगों के लिए, तो वो क्या करेगी, इससे अच्छा तो हमारा 50% में हमारे इंडिया में ही नहीं मिल रहा है, मैं उस वो ही खरीद लूँगा। तो इसलिए लोग क्या है, बाहर वाले देशों से सामान नहीं खरीद रहे। तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को फैलाने का ये मतलब था कि अपने ही देश से सामान खरीदना है तो खरीद लो। थर्ड 5 ईयर प्लान है 1961 से 1966 में बनाया गया था, जिसके अंदर क्या था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देखने को मिला था और वीट वगैरह की प्रोडक्शन को इम्प्रूवमेंट करना था। लेकिन क्या होता है, ये सारी बातें तो हो ही रही होती है, जिसमें कि हमें क्या होता है, एकदम से 1962 में इंडिया और चाइना का वॉर हो जाता है, जिसमें कि हमारी इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। उसके साथ ही 1965 में इंडिया और पाकिस्तान का झगड़ा हो जाता है, जिसमें कि क्या है, बांग्लादेश सेपरेट हो जाता है पाकिस्तान से और सारा जो इकोनॉमिक है हमारे देश में डिप्रेशन आ जाता है। जिसके बाद जहाँ पर हमें एग्रीकल्चर की ओर ध्यान देना था, वीट वगैरह की ओर, अब जो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हमें इंडस्ट्री वगैरह और इंडियन आर्मी पर ध्यान देना पड़ेगा। तो ये बात अब चेंज हो गया ना इसमें, और बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर। न्यू एग्रेन स्ट्रेटेजी अपनाई गई कि जिसमें कि हमें क्या है, हमारी जो इकोनॉमिक लो हो रही है इसके लिए हमें क्या अपनाया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन, न्यू एग्रेन स्ट्रेटेजी, ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब हरित क्रांति अपनाई गई थी, हरित क्रांति, जिसमें कि जो गवर्नमेंट थी हमारी उसने क्या बोला था कि हम, जो हमारी गवर्नमेंट थी वो उन्होंने बोला था कि हम इंक्रीज कर देंगे, जो फर्टिलाइज है, जो प्रोडक्शन है वो आपको देंगे, फर्टिलाइज प्रोडक्ट देंगे बहुत अच्छे अच्छे, वीट की ओर आपको बेस्ट ध्यान देना है, हाई टेक्नोलॉजी देंगे हम आपको, बहुत गवर्नमेंट देंगे, उसके साथ ही आपको बहुत हाई वैरायटी के आपको सीड देंगे, कॉमर्स से आपको डीजल वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोवाइड कर जाएगी, इरिगेशन की ओर आपको ध्यान देना है, हम इरिगेशन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जो हमारी ग्रीन रिवोल्यूशन था, न्यू एग्रीन स्ट्रेटेजी थी, ये फेल हो गई। कैसे फेल भी हो गई और पास भी हो गई, ये आप मान सकते हो। कुछ इसके अच्छे इफेक्ट देखने को मिले और कुछ हमें बुरे। तो इसके अच्छे इफेक्ट ये देखने को मिले कि इससे बहुत ज़्यादा लोगों को मदद मिली, क्योंकि उन्हें बहुत सारी
वैरायटी के सीड मिल रहे हैं, डीजल ऑयल फ्री मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इसके बैड इफेक्ट ये हुए कि ये एक ही जगह तक हमारा डेवलपमेंट रहा, जैसे कि ये यूपी, हरियाणा, पंजाब तक तो ये फैला, लेकिन जो असम वगैरह है, तमिलनाडु साइड, इसका कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिला। इससे लोग क्या और ज़्यादा गरीब हो गए थे किसान, क्योंकि उनके पास ये चीज़ें पहुंच ही नहीं रही थी, और वो किस चीज़ के भरोसे में बैठे थे कि हमें गवर्नमेंट ये प्रोवाइड करेगी, जिससे कि लोगों की बहुत सारी डेथ हमें देखने को मिली ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण। तो कुछ अच्छे इफेक्ट भी और कुछ बुरे भी हुए। तो ये क्वेश्चन आएगा 7 नंबर के अंदर, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आप लिखो, ठीक है, आपको लिखना है। एमआरटीपी क्या है? मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एक्ट 1979। तो इसके अंदर क्या, मोनो का मतलब होता है एक अकेला, तो एक अकेला आप ट्रेड नहीं कर सकते, इसके अंदर ये बोला गया था। इकोनॉमिक नॉट फ्यू एंड, तो पहले क्या था, जो सभी जो लोग होते थे, बड़े क्लास के, जो रिच क्लास लोग होते थे, वो ट्रेड कर सकते थे दूसरी कंट्रीज के साथ, लेकिन अब क्या रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप एक फ्यू हैंड के हाथ में इकोनॉमिक नहीं होगी। एक्ट एक्सटेंड वॉल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, तो ये एक्ट लेके आया एमआरटीपी, लेकिन ये क्या है, उस समय 1979 का टाइम पीरियड है, उस समय जम्मू कश्मीर इंडिया में क्या था, इंडिया के लिए वो अलग पार्ट था। जम्मू कश्मीर इंडिया के अंदर आया, बट वो क्या था, उसके लिए अलग से सब कुछ होता था। लेकिन अब क्या, आपको पता है जम्मू कश्मीर इंडिया के अंदर बिल्कुल मर्ज हो गया, अब सारा काम क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सारा जम्मू कश्मीर के अंदर भी काम करेगी। तो लेकिन 1979 में ऐसा नहीं था, तो बोला गया था जो एमआरटीपी है, मोनोपोली जो ट्रेड है इकोनॉमिक रूप से, वो अकेला इंसान कोई भी नहीं कर सकता किसी भी कंट्री के साथ, वो सबसे पहले स्टेट को बताना पड़ेगा उसको। रिस्ट्रिक्ट मोनोपोली ट्रेड, जो एक अकेला इंसान ट्रेड नहीं कर सकता, ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया था जम्मू कश्मीर को छोड़कर, ठीक है, ये याद रखना सिर्फ। अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है पीरियड ऑफ क्राइसिस। पीरियड ऑफ क्राइसिस क्या था ये देखते हैं। तो हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई गई थी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या, हमारे इंडिया के अंदर क्राइसिस आ गया था, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, 3rd ईयर प्लान के बाद क्या हमारे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक में लो आ गया था, बिकॉज क्योंकि हमारी इंडिया पाकिस्तान के साथ झगड़ा हो रहा था, उसके साथ ही पाकिस्तान के साथ भी झगड़ा हो, तो हमारी इकोनॉमी बिल्कुल लो हो गई थी, और ग्रीन रेवोल्यूशन का भी इतना हमें इफेक्ट नहीं देखने को मिला। लेकिन हमारी इकोनॉमिक रूप से हमें उठाना था, इसलिए 1991 में एक नई न्यू पॉलिसी बनाई गई इंडिया के अंदर। वो क्या थी ये देखते हैं। तो आपको पता है हमारी इंडिया के अंदर पॉलिटिक और इकोनॉमिक रूप से क्राइसिस आ गया था। पॉलिटिक रूप से क्या, अब देखते हैं। पॉलिटिक रूप से क्राइसिस आ गया था, जो राजीव गांधी थे, हमारे जो पीएम थे 1991 में, उनकी एकदम से डेथ हो जाती है, असेशन हो जाता है। असेशन मतलब जो वो तमिलनाडु में अपनी रैली में गए हुए थे, वहां पर क्या हो जाता है, कोई ना उन पे बम डाल देता है और वो मर जाते हैं। तो उस समय जो गवर्नमेंट होती है राजीव गांधी की, वो खत्म हो जाती है, और कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट का दौर देखने को मिलता है। कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट जो सभी एकजुट होकर जो अपना गवर्नमेंट बनाती है, तो लेकिन कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट में भी झगड़ा हो जाता है कि मेरी गवर्नमेंट बनेगी, मेरी गवर्नमेंट बनेगी। वो इकट्ठा होकर पहले वोट तो जीत लेते थे मेजोरिटी में, लेकिन उनके अंदर ही डिस्प्यूट हो जाता था कि मैं बनूंगा। तो जो कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट है वो कम टाइम पीरियड तक रह पाती थी, नो स्टेबिलिटी होती थी, मतलब कोई भी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता था, 5 साल तक होता ही नहीं था। तो ये बात होती थी। तो पॉलिटिक रूप से हमें ये इकोनॉमिक, हमारी पॉलिटिक रूप से ये क्राइसिस देखने को मिल रहा था। उसी के साथ ही में हमारी इकोनॉमिक रूप से भी क्राइसिस देखने को मिल रहा था। नॉट एबल टू रीपेमेंट ऑन द बोरिंग फ्रॉम अब्रोड। तो हमें जो हम इकोनॉमिक रूप से हमने जो कर्ज ले रखा था, हमने जो दूसरी कंट्री के साथ हमें उसको चुकाना था, लेकिन हमारी बिल्कुल इकोनॉमिक लो हो चुकी थी। हम अब देंगे कहाँ से पैसे, हमारी पॉलिटिक रूप से कोई भी लीडर भी मर गए, हमारे जो अच्छे लीडर थे। तो इसलिए क्या है, हमारी जो बिल्कुल हम कर्ज में दब गए थे, हमारी जो इंडिया गवर्नमेंट, ठीक है। फॉरेन जो रिजर्व था, जो हमारी फॉरेन जो करेंसी वगैरह थी, वो बिल्कुल खत्म हो गई थी। उसके साथ ही हमारी जो एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फॉरेन रिजर्व लेड टू बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। हम अब जो हम किसी कंट्री के साथ जो ट्रेड कर रहे थे, अब उनको पैसे कैसे देंगे, तो इस चीज का क्राइसिस आ गया था। फिजिकल डिफिकल्ट प्रॉब्लम। फिजिकल डिफिकल्ट प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे कि हमारे पास एक चीज है लेकिन लेने वाले दो हैं, तो इसके लिए हमें ये ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी कि कमाने वाले कम है लेकिन खाने वाले बहुत ज़्यादा, ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी इंडिया के अंदर। तो ये आप देख रहे हो कि इकोनॉमिक रूप से 1991 में बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ गया था। उसके साथ ही आप इसके अंदर ये भी लिख सकते हो कि हमारे देश के अंदर क्या है, इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई जो इमरजेंसी के कारण भी हमारी इकोनॉमिक बिल्कुल लो हो चुकी थी। तो ये बात तो आपने देख ली। तो इसी के साथ में क्या था, इन द सेम ईयर, उसके साथ में क्या है, जो आईएमएफ इंडियन मॉनेटरी जो फंड है, जो पूरे वर्ल्ड को मॉनेटरी फंड देता है, तो उन्होंने बोला कि मैं लोन दे दूंगा आपकी बार तुम्हें, लेकिन तुम्हें यह क्या करना पड़ेगा, जो आपको जो इकोनॉमी का आपका जो स्ट्रक्चर है आपकी इंडिया का, वो चेंज करना पड़ेगा।
तो इसके लिए जो इंडियन गवर्नमेंट क्या बनाती है, स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम बनाती है, एसएपी, जिसके अंदर क्या है वो बनाती है, उसके अंदर वो एलपीजी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आती है। वो उसने बोला था आईएमएफ ने कि हम आपको वो दे देंगे, लोन दे देंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना जो स्ट्रक्चर है वो चेंज करना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम बनाती है एसएपी से नाम से भी जाना जाता है। और एलपीजी, तो एलपीजी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाती है हमारी इंडियन गवर्नमेंट। कौन बनाता है ये? जो उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, पीवी सिंह राव थे उस समय जो हमारी प्राइम मिनिस्टर, उनके अध्यक्षता में बनाते हैं फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाती है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते हैं एलपीजी। एलपीजी के नाम से भी आ सकता है और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, ठीक है। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होते हैं? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन। तो ये देखते हैं क्या होता है ये। तो इसके करने से, एलपीजी करने से या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी करने से हमारी इंडियन गवर्नमेंट को क्या क्या करना था ये देखना है। तो सबसे पहले जो करेंसी है वो आपको एक्सपोर्ट, आपको जो आपकी इकोनॉमिक है, जो आपका पैसा है उसको डिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। डिवैल्यूएशन क्या होता है? जैसे कि आपकी करेंसी हो 50 रुपए की है, आपको उसको क्या है, आपको 40 रुपए करने पड़ेंगे उसकी जगह। क्यों करने पड़ेंगे ये बोला गया था। यदि आप 40 करोगे तो अदर कंट्री ये बोलेगी इनकी तो इकोनॉमिक लो है, हम इनसे ट्रेड करेंगे तो हमें ज़्यादा मुनाफा होगा। तो इसलिए क्या आपकी डिवैल्यूएशन करने से हमारी इकोनॉमी को क्या है, अदर जो बहुत सारी कंट्री आएगी हमसे ट्रेड करेगी तो क्या हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। वैसे तो कम लग रहा है लेकिन बहुत सारी कंट्री आएगी तो हमारी इकोनॉमी का वो उठ सकेगी। तो ये डिवैल्यूएशन करनी, हमारी जो पैसे हैं उसको कम कर देना है थोड़ा सा। गवर्नमेंट हैड टू रिड्यूस द एक्सपेंडिचर इन द पब्लिक सेक्टर टू फिजिकल डिस्प्यूट, जो हमारी फिजिकल डेफिकेट आ रखा है उसको हमें कम करना है। जो कि हमें उनकी जो अलग अलग था ना, जैसे कि खाने वाले एक है लेकिन खाने वाले दो हैं, तो इसके लिए हमें बिल्कुल रिड्यूस करना है। पब्लिक सेक्टर को क्या प्राइवेट कर देना है कि सभी लोग काम कर सकते हैं अब, ठीक है। क्योंकि पहले क्या था, जो गवर्नमेंट के अंडर ही काम होता था, अब क्या थोड़ी छूट दी गई थी, ठीक है। डिस इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर, लोगों को पब्लिक सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट होती थी वो नहीं करनी। जैसे कि पहले क्या होता था, जो मारुति थी वो पहले क्या आती, पब्लिक सेक्टर के अंदर आती, गवर्नमेंट के अंदर आती थी। लेकिन क्या आप जो मारुति जो होती है वो उसको क्या कर दिया था, प्राइवेट कर दिया था कि आप प्राइवेट रूप से काम कर सकते हो। तो अब गवर्नमेंट ने ये कर दिया था, ठीक है। इसलिए क्या हमारी इकोनॉमिक प्राइवेट लोग क्या है, प्राइवेट काम कर सकते हैं इंडिया के अंदर, तो लोग क्या है, दूसरी कंट्री से लोग इंडिया आएंगे और वो ट्रेड वगैरह करेंगे। डीरेगुलेशन एंड डी लाइसेंस लोन टू प्राइवेट सेक्टर, तो पहले क्या था, जो सेक्टर वगैरह कुछ भी काम करना होता था, जो गवर्नमेंट के जो उसके लाइसेंस होता था वही काम कर सकता है। लेकिन अब क्या है, जो लाइसेंस के बिना भी कोई भी हमारे इंडिया के अंदर काम कर सकता है। तो ये बोला गया था, ठीक है। रिमूव्ड ऑफ इम्पोर्ट एंड क्योटा सिस्टम, अब क्या है, जो हमें रिमूव कर दिया था इम्पोर्ट। सबसे पहले हम क्या करते थे, जो कुछ भी सामान होता था हम उस पर ज़्यादातर टैक्स लगा देते थे। जैसे मैंने पिछली बार एग्जांपल बताया था आपको, तो उस पर हम ज़्यादा टैक्स लगा देंगे। तो अब क्या गवर्नमेंट ने ये हटा दिया था और बोला था कि हम क्या है, दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो इससे क्या हमारी इकोनॉमिक उठेगी, ये बात बोली गई थी एलपीजी के अंदर, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर, ठीक है। एफडीआई क्या है, एफडीआई रिजाइन लिबरलाइजेशन एंड मैनी रिस्ट्रिक्शन वर इज, जो कि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन थी उसको हटा दिया गया था, ठीक है, गवर्नमेंट ने। न्यू इकोनॉमी, अब हमने ये तो देख लिया कि क्या क्या प्लानिंग कमीशन के काम थे। तो न्यू इकोनॉमिक जो पॉलिसी बनाई गई थी जो कि एलपीजी के नाम से जानी जाती है। एलपीजी का मतलब क्या होता है, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन और हमें ग्लोबलाइजेशन करना है। तो एलपीजी का मतलब एल से क्या करना था, इसका मतलब होता है कि इंडिविजुअल है उसको अपने अकॉर्डिंग स्वतंत्रता है कि वो पॉलिटिक और इकोनॉमिक से अपलिफ्ट हो सके। इंडिविजुअल है, लिबर्टी है, उसको स्वतंत्रता है। मिनिमम रोल ऑफ स्टेट, स्टेट का मिनिमम रोल रह चुका था क्योंकि स्टेट क्या थी, हर काम में स्टेट अपना ही पैर करती थी कि नहीं आपको ये नहीं करना है। फ्री डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट बाय द कॉमर्शियल बैंक, जो कॉमर्शियल जो बैंक है, पहले जो आरबीआई था वो सारा कुछ काम करता था, लेकिन आरबीआई ने अब कॉमर्शियल जो बैंक है वो भी इंटरेस्ट लगा सकते हैं। इंडिविजुअल है, लिबर्टी है थोड़ी सी। फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड, इंडियन इंडस्ट्री विल बी फ्री टू बाय मशीन एंड रॉ मटेरियल फॉर फॉरेन कंट्री टू डू देयर डेवलपमेंट। तो प्राइवेट जो कंपनी है वो अब जो विदेश से पहले टैक्स ज़्यादा लगाया जाता था और गवर्नमेंट ही कर सकती थी, लेकिन अब जो प्राइवेट कंपनी है वो भी ट्रेड कर सकती हैं क्या, दूसरी कंट्रीज के साथ। फ्रीडम फॉर एक्सपेंशन एंड प्रोडक्शन टू इंडस्ट्री, जो फ्रीडम है गवर्नमेंट जो हमारी इंडस्ट्री वगैरह की वो स्वतंत्र रूप से इंडस्ट्री वगैरह कर सकती हैं।
रिमूवल ऑफ जो लाइसेंस होते थे वो गवर्नमेंट द्वारा दिए जाते थे और गवर्नमेंट ना दे तो वो नहीं करना होता था। लेकिन इंडस्ट्री वगैरह का जो लाइसेंस है वो प्राइवेट कर दिए गए थे कि कोई भी प्राइवेट कंपनी है, आपको कंपनी लगानी है, सेटअप करनी है तो आप कर सकते हो, आपकी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। तो ये बात बोली गई थी, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि आपको बिल्कुल ही स्वतंत्रता नहीं है, आप लाइसेंस के बिना भी कुछ काम कर सकते हो, नहीं। कुछ जगह पर आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, जैसे लिक्वियर जो आपकी शराब होती है, सिगरेट होगी, या फिर आपके डिफेंस जो हथियार वगैरह से इक्विपमेंट होते हैं उनके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। इंडस्ट्री वगैरह से जो कि आपको खतरनाक जो इंडस्ट्री वगैरह काम करते हैं केमिकल के, तो आपको जरूर से जरूर लाइसेंस की जरूरत होगी। ड्रग्स वगैरह की जो केमिकल हो जाते हैं, जो हजार्ड जो केमिकल होते हैं, उनके लिए आपको लाइसेंस लेनी पड़ेगी, और किसी के लिए नहीं, मतलब इनके लिए। और भी कुछ चीजें होती है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जो हमारे लिए हार्मफुल होती है, ठीक है। अब आपको प्राइवेटलाइजेशन, एल तो हो गया। पी का मतलब क्या होता है? प्राइवेटलाइजेशन। प्राइवेटलाइजेशन इज अबाउट डिस्चार्ज द ओनरशिप ऑफ ए गवर्नमेंट का बिल्कुल रोल प्ले है वो खत्म कर दिया जाना है प्राइवेटलाइजेशन के अकॉर्डिंग। जो पब्लिक सेक्टर होता था उसके पब्लिक के अकॉर्डिंग काम करना था, लेकिन प्राइवेट जो सेक्टर है वो अब बिना लाइसेंस के काम करते, मतलब सेम एज टी सभी चीजें। जो कि ओवरकम फाइनेंस जो बातें होती थी, सबसे पहले पब्लिक सिग्नेचर होते थे, देन आप कर सकते थे, लेकिन अब प्राइवेट कंपनी को बिल्कुल छूट मिल गई। सारी बातें बस वही है, आपको हर एक बात ये नहीं है कि मैंने लिबरल में लिख दिया तो प्राइवेट में नहीं लिख रहा है। आपको एग्जाम में प्राइवेट में वो बातें आएंगी तो आपको लिखनी पड़ेंगी वो बातें, ठीक है। तो आपको ये चीजें जरूर लिखनी है। मिनिमाइज ऑफ द पब्लिक सेक्टर का हाथ बिल्कुल कम रह गया था, मतलब गवर्नमेंट का कम रह गया था। आपको पब्लिक कुछ काम करना है तो आपको गवर्नमेंट के लिए जरूर वो करना होगा, लेकिन प्राइवेट जो कंपनी है वो अपने अकॉर्डिंग काम कर सकती है। तो पहले क्या बोला गया था, जो प्राइवेट कंपनी है उसको तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर को भी ये बोला गया था कि आप 17 जगह खाली पब्लिक मतलब गवर्नमेंट को काम कर सकते हो। लेकिन कुछ समय के बाद प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक सेक्टर था उसको 17 जगह पर आपको कर सकते हो, 17 उन्होंने बोला था। लेकिन समय बीतता गया और जो प्राइवेट सेक्टर तो कुछ काम वो तो सभी स्वतंत्रता है, लेकिन पब्लिक सेक्टर में क्या जो 17 उनको दिया गया था, अब 2 कर दिया था, वो खाली रेलवे ऑपरेशन और एटॉमिक एनर्जी पे ही अपना हथियार वो कर सकते थे, हाथ वो कर सकते थे, नहीं तो और किसी चीज पे नहीं कर सकते थे। पहले जो 17 थे अब 2 कर दिए, बिल्कुल पब्लिक सेक्टर के लिए तो बिल्कुल डिफिकल्ट है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन कर दिया था उन्होंने, ठीक है। जो अब ट्रेड वगैरह होता था, ये सारी बातें आपको लिखना, जो कि ट्रेड वगैरह के यहाँ भी लिख सकते हो आप, यहाँ भी लिख सकते हो, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन होता है जो कि ग्लोब में आप ट्रेड करना, इकोनॉमिक रूप से आप पॉपुलेशन का आप इकोनॉमिक रूप से आपको क्या वर्ल्ड में आप ट्रेड करना है, आपको कल्चर, आप एक दूसरे का अपना कल्चर ट्रेड मतलब आदान प्रदान कर सकते हैं। पॉपुलेशन होती है आपकी जो पीपल्स का आदान प्रदान करना, तो ये ग्लोबलाइजेशन होता है, मतलब ट्रेड को ज़्यादा प्रोत्साहित दिया जाता है ग्लोबलाइजेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमारी इंडिया ने ये भी अपनाया, आप देख सकते हो कि आज वर्ल्ड हमारी इंडिया बहुत ज़्यादा ट्रेड कर रही है, ठीक है। रिड्यूस ऑफ टैरिफ, जो टैक्स था वो बिल्कुल कम था। पहले मैं बता रही थी ना कि गवर्नमेंट क्या करती थी, अपने ही देश का सामान बेचने के लिए क्या करती थी, वो जो बाहर से जो सामान आता था उस पर पहले से ही टैक्स लगा देती, जिससे लोग नहीं खरीदते थे। तो अब गवर्नमेंट ने क्या उस टैक्स को भी रिड्यूस कर दिया था, जिससे कि लोग क्या है अपना भी सामान दूसरी देश में भेजे और हम भी अपना दूसरे सामान खरीदे। लेकिन ये नहीं है कि हमें ज़्यादातर क्या करा गवर्नमेंट ने कि हमें क्या करना है, दूसरी जो देश में अपना सामान जरूर ज़्यादा से ज़्यादा भेजना है, जिससे कि हमारी इकोनॉमिक अच्छी हो सके, ठीक है। ये बातें थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर। अब हम रीड करते हैं और भी अलग अलग रिफॉर्म लेके आए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में, जैसे एग्रीकल्चर के अंदर इरिगेशन, पावर, रोड्स वगैरह, लिंकेज, मार्केट वगैरह से लिंक कर दिया था सभी लोगों को। अब अभी भी लिख सकते हो कि लोग जो हमारी गवर्नमेंट होती है टेलीफोन के माध्यम से भी लोगों को लिंकेज करिए मार्केट से। तो अलग अलग रिफॉर्म लेके आई, और ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण हमारी बहुत सारी अच्छी मदद मिली, बहुत सारे सेक्टर में हमें बहुत ज़्यादा मदद मिली, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। कैश क्रॉप एक्सपोर्ट किया गया, जो हमारे यहाँ पर इंडिया में कैश बहुत ज़्यादा मिल सकता है अदर कंट्री के साथ, उसको एक्सपोर्ट किया गया, भेजा गया, जिससे कि हमारी इकोनॉमिक अच्छी हो सके। अलग अलग रिफॉर्म लेके आ रही है हमारी गवर्नमेंट, बहुत सारे लोगों को सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, जिससे कि वो लोग क्या है सब्सिडी के द्वारा क्या है, लोग ये सोचे कि हमें सब्सिडी मिलेगी तो इसलिए वो लोग ज़्यादा काम करेंगे, तो इसलिए नए नए रिफॉर्म लेके आ रही है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। इंडस्ट्री वगैरह से भी बहुत सारे रिफॉर्म लेके आए, जैसे MRT पे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, मोनोपोली, अभी अभी मैं पढ़ा के आई थी ना आपको मैं यहाँ पर, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एक्ट 1979 में, जिसमें कि एक व्यक्ति वो ट्रेड नहीं कर सकता, लेकिन अब क्या है ये बोल दिया था कि एक व्यक्ति वो ट्रेड कर सकता है प्राइवेट कंपनी के साथ, ठीक है। आरबीआई है पहले टैक्स वगैरह लगाता था कि इस सामान के ऊपर ये टैक्स लगेगा, लेकिन अब क्या उस टैक्स का काम आरबीआई का नहीं रहा था, इंडस्ट्री वगैरह में रेगुलेशन लाने के FEMA करा गया था कि हमें है वो टैक्स लगाएगा।
FEMA क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के द्वारा अब क्या है, जो फॉरेन जो सामान होगा उस पर वो FEMA लाएगा टैक्स वगैरह, ठीक है। लाइसेंस परमिट करवा दिए गए कि एक प्राइवेट कंपनी है वो लाइसेंस वगैरह परमिट करवाएगी कि एक इन जो प्राइवेट कंपनी भी है अपना बिना किसी रोक टाक के अपना काम कर सकती है। तो ये सारे अलग अलग रिफॉर्म लेके आई हमारी गवर्नमेंट। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, मुझे पता है थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है, लेकिन हमने ये कंप्लीट कर दिया है। तो आप अच्छी तरीके से बुक से भी रीड कर लेना जिससे कि आपको और भी अच्छी तरीके से समझ आ जाए। इफ़ यू लाइक वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।